जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं हिस्ट्री के अगले पार्ट के लिए। क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जिसमें हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि कैसे बस्तर के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, गुंडाधुर ने आंदोलन किया, धुरवा जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया और कैसे अंग्रेजों ने 3 महीने में उनके आंदोलन को सप्रेस कर दिया, यानी कि दबा दिया। तो मित्रों, इस वीडियो में टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यानी कि एक एक लाइन आप उसको बुक में देख सकते हैं और यह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखें तो today's topic is, let us now go to another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period। यानी कि हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लोग आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से के विषय में। अभी तो हमने हिंदुस्तान के विषय में पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसमें हम पढ़ते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से के विषय में, जिस जगह का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। तो मित्रों, हम इंडोनेशिया के विषय में पढ़ेंगे कि उसी दौरान जब भारत में प्रोटेस्ट चल रहा था या भारत में समस्या चल रही थी, तो उसी दौरान इंडोनेशिया में क्या चल रहा था। तो टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। इंडोनेशिया का एक सिटी, एक शहर का नाम जावा, वहां पर जंगल में किस प्रकार का परिवर्तन आया, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। कह रहे हैं इंडोनेशिया में आज के टाइम, यानी कि वर्तमान समय में जावा जो सिटी है, जावा जो शहर है, वह राइस प्रोड्यूसिंग के लिए मशहूर है। इंडोनेशिया में जावा शहर चावल उत्पादन के लिए मशहूर है। बट once upon a time it was covered mostly with forests। यानी कि पहले की बात है, बीते जमाने में कभी ऐसा हुआ करता था कि वह पूरा जंगलों से भरा हुआ था। यानी कि जावा शहर जो आज राइस प्रोड्यूसिंग के रूप में जाना जाता है, चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता है, कभी वह जंगलों से भरा हुआ करता था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच। जैसे हमारे यहाँ कॉलोनियल पावर यानी कि औपनिवेशिक शासन में ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वैसे ही इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर के रूप में डच बोले तो नीदरलैंड के लोग या हॉलैंड के लोग। हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड है, नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है, और उनको डच बोलते हैं। तो डच के अंडर में जावा था, इंडोनेशिया था। एज वेल एज वी विल सी देयर वर मेनी सिमिलरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। कह रहे हैं और जैसा कि हमने देखा, यानी हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने देखा का मतलब है कि जैसे भारतवर्ष में जंगल कानून थे, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इंडोनेशिया का जंगल कानून भी वैसा ही था। जिस प्रकार के जंगल कानून भारतवर्ष में थे, उसी प्रकार के जंगल कानून जो है इंडोनेशिया में भी लगाए गए थे। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में जावा वह जगह था जहां से डच लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया। यानी कि जंगल को व्यवस्थित करने का कार्य जावा से डच यानी कि नीदरलैंड के लोगों ने, जिनका अधिकार इंडोनेशिया पर था, उन्होंने शुरू किया। लाइक द ब्रिटिश, अंग्रेजों के ही जैसे, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। यानी कि जैसे अंग्रेज भारत से टिम्बर यानी कि महत्वपूर्ण लकड़ी को प्राप्त करते थे पानी वाला जहाज बनाने के लिए, वैसे ही डच भी जावा से लकड़ियां कटवा कर ले जाते थे शिप बनाने के लिए, यानी कि पानी वाला जहाज बनाने के लिए। कह रहे हैं इन 1600 में
द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। कह रहे हैं कि 1600 सन 1600 में जावा की जनसंख्या 3.4 मिलियन था, 3.4 मिलियन। देयर वर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation। कह रहे हैं कि वहाँ जो है बहुत सारे गांव फर्टाइल प्लेन्स यानी कि उपजाऊ समतल भूमि में रहते थे, यानी कि उपजाऊ मैदान में रहते थे, बहुत सारे गांव बसे हुए थे। लेकिन उनके अतिरिक्त जो है बहुत सारे समुदायों के लिए लोग, मेनी कम्युनिटीज़, बहुत सारे समुदायों के लोग जो है पर्वतों में रहते थे और वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे, यानी घुमंतू खेती या झूम खेती वहाँ किया जाता था। द वुड कटर्स ऑफ जावा, द वुड कटर्स ऑफ जावा, जावा के लकड़हारे यानी कि जावा के लोग जो लकड़ी काटने का काम करते थे। कह रहे हैं The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators। कह रहे हैं कि कलांग एक जगह का नाम, जावा के अंतर्गत, जावा शहर के अंतर्गत एक गांव का नाम कलांग, जहां पर एक समुदाय के लोग जो फॉरेस्ट कटर्स थे, यानी कि स्किल्ड हुनरमंद लकड़ी काटने वाले लोग, पेड़ काटने वाले लोग थे, और साथ ही साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी जानकार थे, यानी कि उनके अंदर हुनर था, स्किल था लकड़ी काटने का और साथ ही साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो मित्रों, दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms। कह रहे हैं कि ये कलांग समुदाय के लोग इतने अच्छे हुनरमंद लोग थे कि जब 1755 में 1755, अब ये कितने कीमती थे आप खुद अनुमान लगाइए कि 1755 में जब मातरम साम्राज्य जावा का मातरम साम्राज्य जब बटा तो 6000 कलांग परिवारों को दो बराबर भाग में बांटा गया, यानी कि दोनों साम्राज्य में कलांग परिवार के लोग जो है, यानी कि कलांग समुदाय के लोग दोनों परिवार में बराबर रूप से उपस्थित रहे। इतने हुनरमंद वो लोग थे, या इतने वैल्यूएबल थे वे लोग, इतने कीमती लोग थे। कह रहे हैं विदाउट देयर एक्सपर्टाइज it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces। कह रहे हैं कि बिना उनके अनुभव के या बिना उनकी दक्षता कुशलता के राजा के लिए सागौन का पेड़ कटवाना और अपने महल बनवाना बहुत कठिन काम था। यानी कि कलांग परिवारों के अनुभव का लाभ लिए बगैर राजा के लिए अपना महल बनवाना और सागौन यानी टीक के पेड़ों को, वृक्षों को कटवाना ये कठिन काम था। कह रहे हैं when the Dutch began to gain control over forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them। कह रहे हैं कि जब डच लोगों ने 18वीं शताब्दी में जंगल पर अपना अधिकार करना शुरू किया, जब डच लोगों ने 18वीं शताब्दी में जंगल पर अपना अधिकार करना शुरू किया तो उन्होंने प्रयास किया कि ये कलांग समुदाय के जो लोग हैं इनको अपने अंडर में रखें, यानी कि इनको अपने लिए काम पर रखें। इन 1970 में कलांग्स रेसिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोना बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। कह रहे हैं कि 1770 में कलांग समुदाय के लोगों ने डच लोगों पर आक्रमण किया। उनका एक किला था जोआना नामक एक जगह पर, जोआना नामक एक जगह पर डचों का किला था। उस किले पर 1770 में कलांग समुदाय के लोगों ने आक्रमण किया। हालांकि डच लोगों के द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया।
उसके बाद डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इंग्लैंड के लोगों का वैज्ञानिक नीदरलैंड के लोगों का वैज्ञानिक वानिकी। फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, वन से संबंधित कार्य, वैज्ञानिक जंगल का काम, फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो डचों का साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कह रहे हैं इन द 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपुल, द डच इनैक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जब when it became important, जब यह महत्वपूर्ण हो गया, टू कंट्रोल टेरिटरी यानी कि भूभाग को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, 19वीं शताब्दी में जब यह महत्वपूर्ण बन गया कि भूभाग यानी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना है, एंड नॉट जस्ट पीपुल, केवल लोगों को ही नहीं, जंगल को भी अपने कंट्रोल में लेना है, तो डच लोगों ने यानी कि नीदरलैंड की हुकूमत ने वहां पर जंगल कानून बनाया जावा में। यानी कि जब डचों को लगा कि जावा को अपने कंट्रोल में लेना है, टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि केवल लोगों को कंट्रोल में नहीं लेना है, बल्कि फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को भी अपने कंट्रोल में लेना है, और उसके लिए फॉरेस्ट लॉ बनाए, जंगल का कानून तैयार किए, और उस कानून से रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट, गांव के लोगों का जंगल में पहुंच रेस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। गांव के लोग जंगल में नहीं जा सकते थे जैसे हिंदुस्तान में किया गया था, हमने पीछे पढ़ा है। तो बच्चों, नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज। अभी जो है वन कानून बनने के बाद लकड़ी केवल विशेष उद्देश्यों के लिए ही काटी जा सकती थी। अभी जो है जब वन कानून जावा में डचों के द्वारा बना दिया गया, तो लकड़ी केवल विशेष उद्देश्य के लिए ही काटी जा सकती थी, जैसे मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट्स अंडर क्लोज सुपरविजन। कह रहे हैं कि जैसे नाव बनाने के लिए बोट या फिर घर बनाने के लिए ही लकड़ी काटी जा सकती थी, नाव बनाने के लिए या घर बनाने के लिए ही लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी विशेष प्रकार के जंगलों से, वह भी बहुत ही निगरानी के साथ, क्लोज सुपरविजन यानी कि बिल्कुल निगरानी में ही जंगल से लकड़ियां काटी जा सकती थी, वो भी नाव और घर बनाने के लिए। कह रहे हैं विलेजर्स वर punished for grazing cattle in young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carts or cattle। कह रहे हैं कि गांव के लोगों को दंडित किया जाता था अगर कोई मवेशी यानी कि जानवर चराते हुए जंगल में मिल गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में जानवर चराते हुए मिला, या बिना परमिट के लकड़ी काटते हुए मिला, साथ ही साथ लकड़ी ले जाते हुए या जंगल के रोड से जाते हुए, घोड़े से जाते हुए, गाड़ी से जाते हुए या मवेशियों के द्वारा जाते हुए कोई दिखा, तो उन सबको दंडित किया जाता था, सबको पनिशमेंट दिया जाता था। एज इन इंडिया, जैसा कि भारत में था, द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस। कह रहे हैं कि जैसे भारत में हुआ कि जहाज बनाने के लिए और रेलवे लगाने के लिए जंगल को मैनेज यानी कि व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से और जंगल को मैनेज करने की व्यवस्था पड़ी तो फॉरेस्ट सर्विस बनाया गया। भारतवर्ष में भी हमने पढ़ा था, जब डेट्रिच ब्रैंडिस जर्मनी के एक एक्सपर्ट थे, वे भारत में आए तो उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस का निर्माण किया, फॉरेस्ट सर्विस बनाया। उसी प्रकार से जावा में भी उसकी जरूरत पड़ी। कह रहे हैं इन 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स यानी कि पटरियां अकेले जावा से एक्सपोर्ट की गई डच यानी नीदरलैंड के लिए। 1882 में 2,80,000
लकड़ियां यानी कि पटरियां, स्लीपर्स एक्सपोर्ट की गई, निर्यात की गई केवल जावा से, डच यानी कि नीदरलैंड के लिए, जावा इंडोनेशिया से। कह रहे हैं हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। अब हालांकि इन सभी काम के लिए जाहिर सी बात है कि लेबर की जरूरत है, यानी कि इतना जो लकड़ी कटा, इतने पटरियों को बनाया गया, तो इसके लिए लेबर की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, वर्क फोर्स की आवश्यकता है। तो लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए, पटरी बनाने के लिए, तो इन सब में लेबर की जरूरत है, परिश्रम की आवश्यकता है, लोगों की जरूरत है। द डच फर्स्ट imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। तो डच शासन व्यवस्था ने क्या किया, पहले वहां के लोग यानी जावा के लोग जो जिस भूमि पर खेती करते थे उस पर रेंट लगा दिए, टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए कि इसका किराया देना है आपको। वहां गांवों के लोगों को उनके ऊपर थोप दिया गया, लाद दिया गया कि आपको टैक्स देना है, किराया देना है। और कुछ गांव के लोगों को उस किराए से मुक्त कर दिया गया, ये कहकर कि अगर वे लोग ये जो लकड़ियां काटना है, उनका स्लीपर तैयार करना है, उनके लट्ठे बनाना है, बल्ली बनाना है, उस कार्य को करने में अगर सरकार की मदद करते हैं तो उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा। हालांकि वो कार्य उनको फ्री में करना होगा। हाँ, उनका रेंट नहीं लगेगा। तो पहले अपने ही लोगों को कह बोल दिए कि आपको रेंट देना है भूमि का। फिर ये भी बोल दिए कि जो लोग हमारा काम कर देंगे, यानी कि फ्री लेबर हमको प्रदान करेंगे, लकड़ी काटने में, लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, यानी कि अपने भी काम करेंगे, अपने जानवरों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उनका जो है रेंट नहीं लगेगा, उनको रेंट से मुक्ति मिलेगी, फ्री रहेगा। दिस वाज नोन एज द ब्लांडोंगडिनस्टन सिस्टम, ब्लांडोंगडिडन सिस्टम, उसको नाम दिया गया ब्लांडोंडिंगस्टन सिस्टम। लेटर, बाद में, इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन, फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। कह रहे हैं कि बाद में चलकर ये जो सिस्टम उन्होंने लाया, यानी कि भूमि पर रेंट लगा दिए, रेंट को खुद ही माफ किए इस शर्त पर कि आप हमारे लिए फ्री में काम करिए। इसको नाम दिया गया ब्लांडोंग डिंस्टीन सिस्टम, एक अपना उनका नाम दिया गया था। कह रहा है कि बाद में लोगों का रेंट माफ कर दिया गया, गांव में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोगों का रेंट माफ किया गया, छूट दिया गया उनको छोटे रूप में, और साथ ही साथ उनको थोड़ा थोड़ा मजदूरी दिया जाने लगा। यानी कि उनका रेंट, जिनके रेंट में छूट था तो वो छूट हटा दिया गया। इंस्टीड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन, यानी कि रेंट में जो छूट था उसके बजाय उनको अब थोड़ी मजदूरी दी जाने लगी, लेकिन देयर राइट टू कल्टीवेट, उनका जो अधिकार था खेती करने का जंगल में, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि रेंट के बदले उनको थोड़ी सी मजदूरी दी जाने लगी और उनका अधिकार जो खेती करने का था उसको रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया कि नहीं कर सकते अब। उसी में सामिन्स चैलेंज, एक व्यक्ति का नाम सामिन्स, उनका चुनौती, सामिन्स की चुनौती, सामिन्स चैलेंज। कह रहे हैं अराउंड 1890, 1890 के आसपास सुरोनटिको सामिन ऑफ रादुब्लातुंग विलेज, सुरोनटिको सामिन ऑफ रांदुब्लातुंग विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज, बिगैन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि 1890 के आसपास एक गांव जिसका नाम था
रांदू ब्लातुंग, वही जावा में ही एक गांव जिसका नाम था रांदू ब्लातुंग, वहाँ वो जो एक टीक फॉरेस्ट वाला गांव था, यानी कि सागौन के वृक्षों से भरा हुआ वो एक गांव था एक जंगल सागौन के वृक्षों से भरा हुआ, उसमें एक गांव जिसका नाम रांदू ब्लातुंग। तो वहां के निवासी थे सुरोंतिको सामीन, वहां के रहने वाले एक व्यक्ति सुरोंतिको सामीन ने प्रश्न पूछना शुरू किया जंगल के मालिकाना हक के विषय में, ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। सुरोंतिको सामीन ने क्वेश्चन करना शुरू किया जंगल के मालिकाना हक के विषय में। ही आर्गुड, उसने तर्क दिया, यानी कि सामीन ने तर्क दिया, कह रहे हैं कि सुरोंतिको सामीन ने प्रश्न पूछा और उसने तर्क दिया दैट कि द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड, राज्य ने जो है हवा पानी भूमि और जंगल को नहीं बनाया है। किसी राज्य ने हवा पानी भूमि और जंगल को नहीं बनाया है, सो इट कुड नॉट ओन इट, इसलिए कोई राज्य इस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता, यानी कि हवा पर जल पर भूमि पर या लकड़ी पर कोई राज्य जो है अपना अधिकार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उसने उसको नहीं बनाया है। ऐसा सुरोंतिको सामीन ने तर्क दिया। कह रहे हैं सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड, जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, विकसित हो गया, डेवलप हो गया। amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. By 1707, 3,000 families were following his ideas. कह रहे हैं कि जल्दी ही आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन के बीच में जो लोग सामिन की सहायता किए उसमें सामिन का दामाद था, सन्स इन लॉ, उनके कुछ दामाद थे, उन लोगों ने उनका साथ दिया। साथ ही साथ 1907 तक 3,000 परिवारों ने उनके विचारों को फॉलो किया। किनके? सुरोंतिको सामिन के। सुरोंतिको सामिन के विचारों को 3,000 परिवार के लोगों ने फॉलो किया। सम ऑफ द सामिनिस्ट्स प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। बहुत सारे सामिंटिस्ट जो थे, यानी कि सामिन के विचारों को मानने वाले लोग, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया जब डच शासन के लोग उनके भूमि पर सर्वे करने आए तो वे लोग अपने भूमि पर लेट गए। अपने भूमि पर लेटकर उन्होंने उसका विरोध किया। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेज और फाइन्स और परफॉर्म लेबर, जबकि कुछ लोगों ने विरोध किया टैक्स न चुकाकर, फाइन यानी कि जो अर्थदंड लगाया गया उसको न चुकाकर, और साथ ही साथ उन्होंने विरोध किया ये कहकर कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। यानी कि जावा में भी बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गया। वार एंड डिफॉरेस्टेशन, वार यानी कि युद्ध, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, वनों का विनाश। तो युद्ध और वनों का विनाश कर रहे हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध 1914 टू 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 1945, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसका जंगलों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, यानी कि दोनों जो बड़े युद्ध हुए इनका जंगलों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन इंडिया, भारतवर्ष में यानी कि हमारे देश में वर्किंग प्लान्स वर अबंडनेड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार नीड्स। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो कार्य करने का योजना था उसको हटा दिया गया युद्ध के दौरान। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कार्य करने का उनका सिस्टम था अंग्रेजों का अपने यहाँ, उस सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर बंद करके धड़ल्ले से यानी कि बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ पेड़ काटे गए ताकि अंग्रेजों को युद्ध में उसकी आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसलिए बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से अंधाधुंध पेड़ों को काटा गया। इन जावा, उसी तरह से जावा में just before the Japanese occupied the region,
द डच फॉलोड अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। कह रहे हैं डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट टीक लॉग सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स। कह रहे हैं कि जावा में जब जापानियों ने अपना अधिकार करना शुरू किया था तो अभी उन्होंने अपना अधिकार नहीं कर पाया था, यानी कि जापान ने जावा पर अभी अपना अधिकार करना शुरू किया। अभी उनके अधिकार करने से पहले डच जो लोग थे फॉलोड अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, उन्होंने भस्म कर भागो ऐसा नीति अपनाया। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी यानी कि भस्म करके भाग जाओ, ऐसा पॉलिसी डचों ने अपनाया, क्योंकि डचों का जावा में शासन था। तो जावा को अपने कंट्रोल में जापान लेने वाला था, यानी कि जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो डच लोगों ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, भस्म करके भाग जाओ ऐसा नीति अपनाया, और उन्होंने आरा मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, जला दिया, और मजबूत बड़े बड़े सागौन के लट्ठों को यानी कि बल्लों को, लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके उनको जला दिया गया इस ये सोचकर कि दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स, कि वे जापान के लोगों के हाथ नहीं चढ़ेंगे, यानी कि नहीं आएंगे। डच लोगों ने आरा मिलों को जला दिया और साथ ही साथ सागौन के बड़े बड़े लकड़ी रखे हुए थे, उन सभी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई और लगाकर भाग गए। ये इसलिए आग लगाई गई कि हम जापानियों के हाथ न आए। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वार इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं उसके बाद जापान के लोगों ने जब अधिकार किया उन जंगलों पर, तो उन्होंने रेकलेसली यानी कि लापरवाही से, बेपरवाह होकर, धड़ल्ले से जंगलों को, पेड़ों को काटना शुरू किया अपने यूज के लिए, यानी कि अपने वार इंडस्ट्री में, अपने युद्ध के लिए उनको लकड़ियों की जो जरूरत थी, तो उन्होंने धड़ल्ले से बेपरवाह होकर उन लकड़ियों को काटा और फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले जो गांव के लोग थे उनको फोर्स किया, मजबूर किया जंगल को काटने के लिए जापान के लोगों ने। मेनी विलेजर्स यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ग्रामीणों ने इसका लाभ उठाया, बहुत सारे ग्रामीणों ने इस अवसर का लाभ उठाया, ये सोचकर कि जंगल कट जाएगा तो उस पर खेती कर लेंगे, अपना खेती का एरिया बढ़ा लेंगे, इसलिए लोगों ने भी काटना शुरू कर दिया। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। कह रहे हैं युद्ध के बाद जो है अब इंडोनेशिया के फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट के लिए यह कठिन हो गया कि उस भूमि को वापस अपने अंडर में ले पाए। इंडोनेशिया का जो फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट था उसके लिए अब यह कठिन हो गया कि जिस भूमि को जापान के अधिकार क्षेत्र के समय काटा गया था उसको उन गांव वालों से वापस ले पाए, यह उनके लिए कठिनाई की बात थी। एज इन इंडिया, पीपुल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपुल फ्रॉम इट। कह रहे हैं कि जैसे भारत में संघर्ष हुआ इस बात के लिए कि लोग जो है खेती की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि को अपने अंडर रखना चाहते थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भूमि को अपने अंडर में रखना चाहते थे, तो उसके लिए संघर्ष हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है किसानों को यानी कि उन लोगों को जो जंगल में रहते थे उनको उससे दूर रखने का प्रयास किया और वे लोग उस भूमि को अपने लिए खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इसके लिए हिंदुस्तान में भी संघर्ष हुआ, उसी तरह से जावा में भी संघर्ष हुआ। एंड लास्ट वन, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। वानिकी में नए विकास, नए डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी में वन से संबंधित सिस्टम में नया डेवलपमेंट, नए तौर तरीके आए, नया विकास हुआ। कह रहे हैं सिंस 1980s, 1980 के दशक में
Governments across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forests has resulted in many conflicts. कह रहे हैं कि 1980 के दशक में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के सरकारों ने ये देखा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो पॉलिसी नीति है फॉरेस्ट कम्युनिटी को जंगल से दूर रखने का, फॉरेस्ट कम्युनिटी यानी कि आदिवासी समाज के लोगों को जंगल से दूर रखने की जो नीति है, या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जो उनकी नीति है सरकार की, जो इंडोनेशिया जैसी जगह पर डचों ने दिया था या भारत जैसे जगह पर ब्रिटिश ने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, ये संघर्ष का कारण है, ये बहुत अधिक लड़ाइयों का कारण है। मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे संघर्षों का ये कारण है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है लोगों को जंगलों से दूर रख रहा है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो उनका सिस्टम है ये ठीक नहीं है, ये बहुत सारे संघर्षों का कारण है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। कह रहे हैं कि जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करने से अधिक महत्वपूर्ण ये हो गया कि जंगल को बचाया जाए। जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करने से अधिक महत्वपूर्ण यह हुआ कि जंगल को कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, संरक्षण किया जाए, जंगल को बचाया जाए, यह महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, और सरकार ने यह महसूस किया, सरकार ने यह पहचाना कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कौन सा लक्ष्य, कि जंगल को पहले बचाया जाए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द पीपुल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। जो लोग जंगलों में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं उन लोगों को इसमें जोड़ना आवश्यक है। यानी कि हमको जंगल को अगर बचाना है तो उसके लिए जंगल के पास रहने वाले लोगों को या आदिवासी समाज के लोगों को इसमें जोड़ना आवश्यक है। इन मेनी केसेज अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेज प्रोटेक्टेड देम इन सैक्रेड ग्रोव्स नोन एज सरनाज, देवरा कुदू, कान, राई इट्सेट्रा। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे केस आए, बहुत सारा जगहों पर ऐसा देखा गया पूरे भारतवर्ष में, मिजोरम से लेकर केरला तक। मिजोरम जो पूरब में है, केरला जो दक्षिण के लास्ट में है, तो मिजोरम से लेकर केरला तक ऐसा बहुत सारे जगहों पर देखा गया कि डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल जो हैं वे बचे हुए हैं। घने जंगल बचे हुए मात्र इसलिए क्योंकि वो गांवों के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। ओनली बिकॉज विलेजेज प्रोटेक्टेड देम। घने जंगल केवल इसलिए बचे हुए हैं कि उनको गांव ने संरक्षित किया है, पवित्र मानकर। उन जंगलों को, उन वृक्षों को, उन पेड़ों को पवित्र मानकर लोगों ने जो है बचाए हुए हैं। और किस रूप में पवित्र मानते हैं? कुछ लोग सरना के नाम से उसको पवित्र मानते हैं, कुछ लोग देवरा कूदू के नाम से उसको पवित्र मानते हैं, कुछ कान, कुछ राई, विभिन्न नामों से उन पेड़ों को, जंगलों को पवित्र मानते हैं, जिसके आधार पर वे घने जंगल बचे हुए हैं। ऐसा देखा गया मिजोरम से लेकर कन्याकुमारी तक। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स। कह रहे हैं कुछ गांव अपने खुद के जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं घूम घूम कर। कुछ गांव के लोग जो है अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करते थे अपने द्वारा, और हर परिवार का टर्न आता था उसमें, यानी कि सब बारी बारी से एक एक दिन अब गांव की रखवाली के लिए अपना समय देते थे और जंगल को बचाते थे। इंस्टीड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स। अब ये नहीं कि जो जंगल के गार्ड हैं उनके भरोसे छोड़ दें जंगल की रखवाली, ऐसा नहीं करते थे। वे खुद जो है अपनी बारी के अनुसार जंगल की रखवाली करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि स्थानीय वन समुदाय के लोग और पर्यावरणविद आज के समय में ऐसा सोचते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कोई अलग रूप होना चाहिए। कह रहे हैं कि स्थानीय वन समुदाय के लोग और पर्यावरणविद ऐसा मानते हैं कि वन को व्यवस्थित करने के लिए यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ डिफरेंट फॉर्म्स यानी कुछ विभिन्न प्रकार के दूसरे रूप होना चाहिए।
तो मित्रों, ये रहा क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, वन समाज एवं उपनिवेशवाद का चैप्टर क्लोज हुआ यहाँ पर। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन का काम करता है और मैं प्रेरित होता हूं आपको एक नई जानकारी देने के लिए। इसलिए आप राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अपना सुझाव कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एट लास्ट एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना चरित्र इस तरह से विकसित करें कि आपको पाकर लोग सहज महसूस करें। आप अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करें कि आपके द्वारा किसी को भी चोट न पहुंचे, आपके द्वारा किसी को किसी प्रकार से कोई हर्टनेस न फील हो। धन्यवाद मित्रों।